Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा आनंद। पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार बात कर रहे हैं निवेश के ऐसे ऑप्शंस की जहां निवेश करके आप अच्छा मुनाफा कमाने के साथ साथ अपने टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसे विकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस समय मदद करेंगे आपकी टैक्स प्लानिंग में। और उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है। अनिल जी, बचपन से हम टेलीविजन पर देखते आ रहे थे कि जब भी टैक्स प्लानिंग की बात होगी तो एक बड़ा अच्छा सा लोगो ऐसे हाथ का उठ के दिए के साथ आ जाता था और कहा जाता था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है भाई, LIC ले लो। ये सिर्फ LIC ही है या कुछ और भी है? उस समय एक्चुअली क्या था नेहा कि सिर्फ LIC हुआ करती थी। तो LIC और इंश्योरेंस प्रोडक्ट मतलब एक ही चीज। जैसे वो होता था ना कि पहले अगर आप लेदर शूज खरीदना चाहते थे तो कहते थे कि बाटा के जूते ले लो। अब वो बाटा ने बनाए या कोई भी लेदर शूज हो, लेकिन सब लोग समझते थे बाटा ही। सेम वजह से कि अगर आपको वनस्पति की खरीदना है यानी कि डालडा खरीद लो, वो डालडा है या कोई और ब्रांड है, लेकिन नाम कभी कभी प्रोडक्ट इतना बड़ा हो जाता है। कॉपी करना है तो जेरोक्स। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही हाल इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसीज का था। इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब LIC ले लो। तो उस जमाने में सिर्फ एक ही इंश्योरर था, LIC, सरकारी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब तो पूरा मार्केट खुल चुका है और अब तो आपके पास कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की भी, जो सारी की सारी पॉलिसीज देती हैं। तो बेसिकली इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दर्शकों को कि ATC में जो आप बेनिफिट लेना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, वो सिर्फ LIC की पॉलिसीज पर मिलता है। जी नहीं, LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसे ही ICICI, HDFC, मैक्स लाइफ, एडलवाइज, टोक्यो, 50 कंपनियां हैं जो ये सारे प्रोडक्ट देती है। और आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट आप लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, तो वो सेक्शन ATC में बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। ओके, चलिए, ये तो समझ लिया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अदर देन LIC, लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें मुझे बेनिफिट कैसे मिलेगा? हाँ, देखिए, इसका बेनिफिट मिलता है सेक्शन ATC में। हाँ, और ATC की लिमिट है 1.5 लाख की। राइट। तो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए का, और वो भी कब? दूसरे प्रोडक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख का खाली आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, PPF लिया है, NSC लिया है, यूलिप्स लिया है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, सब मिलाकर 1.5 लाख की लिमिट है। और उसी में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो आप मैक्सिमम सब कंबाइंड मिलाकर, इंश्योरेंस पॉलिसी ये सब मिलाकर आप 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा। तो अब अगर आप खाली इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पे बेनिफिट ले रहे हैं तो आपका मैक्सिमम 1.5 लाख का हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ध्यान में रखनी जरूरी है। कंडीशन क्या है? आपने जितने अमाउंट का इंश्योरेंस निकाला है सालाना 10% से ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। समझिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, और अगर आपने किसी साल उसमें पॉलिसी में 2 लाख रुपए की भी प्रीमियम भरी है जी, तो बेनिफिट आपको 10% यानी कि 1 लाख तक का ही मिलेगा। हाँ, अच्छा, इसमें एक और बात नेहा जो खास ध्यान देने वाली है वो ये कि समझिए आपने पॉलिसी जिस साल, जरूरी नहीं कि हर साल आप नई पॉलिसी निकालें। अगर आपने लाइफ टाइम एक पुरानी पॉलिसी अगर आपकी कोई चल रही है और उस पॉलिसी की आप प्रीमियम भर रही हैं तो उस पर भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। तो जनरली नहीं तो अदरवाइज दूसरे इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होता है, आपको नया निवेश जो PPF है हर साल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। यूलिप से हर साल करना पड़ेगा। इसमें क्या, यूलिप छोड़ दिए, PPF में हर साल करना पड़ेगा, NSC में खाली ब्याज का आपको फायदा मिलता है। तो नए इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत नहीं। जो प्रीमियम आप हर साल दे रहे हैं, नई पॉलिसी की जरूरत नहीं, लेकिन प्रीमियम आपको हर साल भरनी होगी, भरना पड़ेगा। तो जो प्रीमियम आप भर रहे हैं उस पर बेनिफिट मिलेगा। पॉलिसी पुरानी हो या उसी साल में शुरू की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना सम अश्योर्ड है उसका 10% से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखें कि 10% की आपकी लिमिट है ऊपर की तरफ। तो ये सिर्फ एक ही कैटेगरी बनती है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, इसमें कोई कैटेगरी नहीं? 50 प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस के, वो टर्म प्लान, होल लाइफ पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, एंडोमेंट, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड में समझना चाहिए। हाँ, तो अब जैसे आपने कौन सा प्लान खरीदा है वो पता नहीं, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट सब में मिलेगा। ये 2 कंडीशन पर। अच्छा। इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने की, अब समझ कई बार क्या होता है कि लोग वन टाइम पॉलिसी ले लेते हैं, जिनकी इनकम फिक्स नहीं हो रही। जैसे आप और हम तो जॉब में है तो हमें हर महीने सैलरी मिलती है। फर्ज करें आप टीवी एंकर ना होकर टीवी स्टार होती,
किसी सीरियल्स में काम कर रहे हो, तो कभी सीरियल्स हैं तो बहुत पैसा आ रहा है, कभी मूवीज हैं आपके पास तो बहुत पैसा आ रहा है, एक साथ आता है, बड़ा पैसा आता है, कभी नहीं आता। तो ऐसे जो रेगुलर इनकम नहीं कमाने वाले लेकिन कमा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, फिर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं। तो अब क्या होता है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में दिक्कत क्या है, कई बार उसका मिसयूज भी हो सकता है। सपोज आपने इस साल सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली, टैक्स बेनिफिट ले लिया और अगले साल पॉलिसी बंद कर दी, देन तो इसमें एक रूल है, रूल ये है, प्रोविजन ये है कि आपको मिनिमम 2 साल तो आपको वो पॉलिसी रखनी पड़ेगी। अगर उससे पहले आपने बंद कर दी तो आपका टैक्स रिवर्सल हो जाएगा, तो जो छूट आपको मिली है वही वापस हो जाएगी, वो वापस ले ली जाएगी। और यूलिप्स के केस में तो ये पीरियड 5 साल का है। अच्छा, लेकिन अदरवाइज दूसरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसमें मिनिमम 2 साल तो आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये सूटेबल किसके लिए? देखिए, इसमें एक बहुत खास बात है जो मैं कहना चाहता हूं, और जो सबसे बड़ी गलती जनरली एक आम टैक्स पेयर करता है, वो टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस, और यही सबसे बड़ी गलती है। वो हर साल हमेशा करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत आपको है, तो लाइफ इंश्योरेंस लेकर टैक्स बचाइए। ओके, टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस मत खरीदिए। बट देन हाउ डू आई नो दैट मुझे जरूरत नहीं है? देखो, ऐसा तो कोई आदमी मिलना ही मुश्किल है जैसे कि इंश्योरेंस की जरूरत ना हो। एग्जैक्टली, है ना? तो इंश्योरेंस की जरूरत तो सबको होगी। और मैं तो कई बार बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, साउंड है, हमारे पास बहुत सेविंग है, हमें पैसे की जरूरत नहीं, आज हम नहीं भी रहे तो हमारी फैमिली के लिए पीछे इतना पैसा है कि वो आराम से गुजर बसर कर सकते हैं, यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। मैंने कहा तो फिर क्या दिक्कत है, भर दो ना प्रीमियम, ले लो, मानसिक शांति तो रहेगी। है ना? तो ऐसे में पहले आप ये सोचे कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत कितनी है, किस तरह के प्रोडक्ट की है, वो पहले डिसाइड करें। अच्छा, उसके बाद टैक्स बेनिफिट पर आए। होता क्या है, जनवरी फरवरी आई, लोगों की टेंशन शुरू, अब टैक्स बचाना, एटीसी में 1.5 लाख तक के लिमिट है, अच्छा थोड़ा इधर थोड़ा इधर, एक आधे पॉलिसी ले लेते हैं। अच्छा, कौन सी पॉलिसी, फिर क्या होता है, टाइम तो होता नहीं है, किसी एजेंट को पूछा, एजेंट ने क्या क्यों इतना टैक्स, इतनी प्रीमियम भरनी, हाँ यार जरा 25,000 की बता दो, 25,000 तक की प्रीमियम भर दो तो मेरा इतना टैक्स, इतना ही बचा है, 1.25 लाख के तो बाकी इन्वेस्टमेंट हो गए, 25,000 की बता दो। अब वो आपको कोई पॉलिसी दे देगा, अब वो पॉलिसी आपके काम की है नहीं है, सूटेबल है नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती नहीं करती, ये पता नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टाइम से थोड़ा समझ लो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, पहले आपको इंश्योरेंस कौन सा चाहिए वो डिसाइड करो। ये डिसाइड मत करो कि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है इसलिए ये इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस चाहिए वो लें और उसके बाद टैक्स बेनिफिट तो आएगी। तो ये सूटेबिलिटी के लिहाज से, अच्छा सिर्फ अगर टैक्स बचाने के लिहाज से सोच नहीं है तो फिर एक टर्म प्लान थोड़ा सा बेहतर है। क्यों बेहतर है कि टर्म प्लान में क्या होता है, प्रीमियम कम होती है, तो एक तो आपका 10% ऑफ सम एश्योर्ड वाले कैटेगरी में वो फिट हो जाता है कि आपको उससे ज्यादा तो प्रीमियम आएगी नहीं, उससे बहुत कम आती है। और दूसरा है कि प्रीमियम भी कम होती है क्योंकि उसमें खाली रिस्क कवर है, उसमें इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसलिए अगर आपको खाली टैक्स बचाने के एंगल से ही सोचना ही है तो फिर टर्म इंश्योरेंस ले, और अदरवाइज पहले आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से मिले, समझें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, और उसके बाद आप चाहे आपको कौन सी पॉलिसी लेनी है, फिर टैक्स बेनिफिट के बारे में सोचिए। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी टिप है अनिल जी, क्योंकि अभी जद्दोजहद काफी शुरू होती है इसी समय पे जब लोग भागते दौड़ते हैं इधर उधर कि कैसे टैक्स बचे, और कई बार गलत डिसीजंस लेके फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत अहम टिप अनिल जी की तरफ से है, इसका आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा जारी रहेगी, और यूलिप्स वो क्या होते हैं आपके लिए, कैसे बेनिफिशियल है, टैक्स बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं उसका, ये सब हम विस्तार से करेंगे चर्चा। वेलकम बैक। टैक्स प्लानिंग की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए पहला कदम सीजन 2 में हम अनिल जी के साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आप अपनी इस टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। अनिल जी, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कर ली, यूलिप के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, पहले तो बताइए क्या है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं? यूलिप का फुल फॉर्म करते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट से जनरली हम क्या समझते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, क्योंकि इंश्योरेंस में तो पॉलिसी होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो पहला तो यूनिट, यानी कि यह सिर्फ पॉलिसी नहीं है, कुछ यूनिट्स है। लिंक्ड सेकंड वर्ड है, जुड़ी हुई किसके साथ, इंश्योरेंस प्लान के साथ। तो ये
एक तरफ म्यूचुअल फंड की यूनिट है और दूसरी तरफ इंश्योरेंस प्लान है, तो दोनों का मिक्स है यूलिप कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक खास बात क्या है नेहा, इसमें खास बात यह कि ये जो आप पॉलिसी खरीदती हैं इसमें आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी और इंश्योरेंस का भी। यानी कि आपको रिस्क कवर भी मिलता है जो इंश्योरेंस के बेनिफिट है, और आपको बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट का भी जो जनरली आप म्यूचुअल फंड से लेते हैं, राइट, है ना। तो ये यूलिप एक बहुत ही बेहतरीन दोनों का संगम है, जहाँ इंश्योरेंस भी है और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी है। तो मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के भी इसमें खूबियां हैं, म्यूचुअल फंड्स को भी जोड़कर है। जब मैं इसमें प्रीमियम पे करती हूँ तो वो कंपनी उसे यूटिलाइज कैसे करती है? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है जो आपने पूछा। समझिए आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो क्या होता है, जिसे आपने पैसा लगाया, सपोज आपने 100 रुपए लगाए, म्यूचुअल फंड के एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो अपनी कुछ फीस लेती है, 1-1.5% डिपेंड करता है, सालाना फीस होती है, ठीक है। और वो भी जरूरी नहीं कि वो अपफ्रंट ले, साल भर आपने कितने वक्त तक पैसा रखा उसके बेसिस पर लेती है। अच्छा। और वो आपका पैसा पहले ही दिन से लग जाता है, निवेश हो जाता है मार्केट में, हाँ। फिर उस पर रिटर्न बनता है। ये जनरली म्यूचुअल फंड ऐसे काम करते हैं। यूलिप के केस में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, जैसे आपने प्रीमियम भरी तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में सबसे पहले तो वो प्रीमियम में से जो खर्चे हैं वो काट लिए जाते हैं पहले ही। फिर जो पैसा है पहला वो आपका इंश्योरेंस कवर की तरफ जाएगा। शुरुआत का पहला, दूसरा, तीसरा साल इंश्योरेंस में जाएगा। क्यों? उसका लॉजिक भी है कि सपोज आपका पहले साल से पैसा अगर वो इन्वेस्टमेंट में लगा दे और भगवान न करे कि वो जो जिसने इंश्योरेंस कराया उसकी डेथ हो जाए, तो उन्होंने तो पूरा पैसा वहां लगाया और इंश्योरेंस कंपनी को तो भरना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, वो बोले कि भाई हम तो आपको इंश्योरेंस आज से ही दे रहे हैं, जिस दिन आपने यूलिप ले ली, तो हम क्या करेंगे, पहले हम हमारा खर्चा निकाल लेंगे, एजेंट का कमीशन निकाल लेंगे, बचे हुए पैसे में पहले उसको रिस्क के सामने एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम के सामने एडजस्ट करेंगे, वो पूरा हो जाने के बाद फिर आपका पैसा हम निवेश करेंगे। पहले आपको प्रोटेक्ट करेंगे, फिर आपको कमाई करा के देंगे। तो इसमें ये आप थोड़ा नुकसान कह सकते हैं आपके, आपका इन्वेस्टमेंट लेट शुरू होता है। ऐसा नहीं कि पहले म्यूचुअल फंड में क्या होगा, पहले ही दिन से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट तब शुरू होगा जब आपके बाकी खर्चे सब खत्म हो गए कर गए। वो पहले साल में भी हो सकते हैं, कभी कभी दूसरे तीसरे साल तक भी जाते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो निवेश होना शुरू होता है। आपने कहा कि सेकेंडरी होता है निवेश जब शुरू होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल में हमारे हाथ में नहीं होता है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ आपके पैसे एलोकेट करने। क्या यहाँ मुझे कोई फ्रीडम मिलती है जहाँ मैं डिसाइड कर पाऊँ? 100% फ्रीडम है। ओह ग्रेट। हाँ, मतलब आपको कहाँ पैसा लगाना वो आप डिसाइड कीजिए। कैसे? जब आप यूलिप खरीदते हैं तो यूलिप में आपके पास ऑप्शन है, जनरली 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। अच्छा। इक्विटी फंड, बैलेंस फंड, और मनी मार्केट फंड जनरली। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये 3 ऑप्शन तो होते हैं। तो यानी कि आपको बिल्कुल कुछ भी रिस्क नहीं लेनी है, तो आप मनी मार्केट फंड टाइप में लगा लीजिए, जो शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो वहां पर आपके लिए रिस्क कुछ है ही नहीं, लेकिन रिटर्न भी आपको बहुत कमाएगा। दूसरा आ गया बैलेंस फंड, जहां पर इक्विटी भी है और फिक्स इनकम का भी पोर्शन है। जैसे 60%, 70% तक इक्विटी हो गया, 30-40% तक फिक्स इनकम हो गया, वो एक बैलेंस। लेकिन कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो फिर इक्विटी फंड लेते हैं। अच्छा। तो ये तीनों ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में रिस्क इन्वेस्टर की है। कैसे? कि उसे डिसाइड करना है कि उसे क्या लेना है। राइट। ऐसा नहीं कि फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि भाई आपने यूलिप ले लिया, आपका मैं इसमें डालूंगा, वैसा नहीं है। तो जब आप ये यूलिप खरीद रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आप किस तरह की एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं। इक्विटी में लगाना चाहते हैं, बैलेंस फंड में लगाना चाहते हैं, मनी मार्केट फंड में लगाना चाहते हैं, बॉन्ड फंड टाइप में लगाना चाहते हैं। तो जो प्रीमियम देने के बाद, खर्चे निकालने के बाद आपका जो पैसा बचा है वो पैसा उसी तरह के एसेट्स में जाएगा। सिंपल। तो यानी कि रिस्क मेरे सर पे है। हाँ, रिस्क तो है ही है, मतलब कमाई की रिस्क आपके सर में, कि भाई बेसिकली आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कम रिस्क लेनी है तो मैं फिक्स इनकम वाले में जाऊंगा, मुझे ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाने की इच्छा है तो मैं इक्विटी फंड वाले ऑप्शन चूज करूंगा। ओके। तो वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन आप जो डिसाइड करेंगे फंड मैनेजमेंट उसी तरह से होगा। ओके, चलिए, ये एक तरह का प्लस भी है, एक तरह का माइनस भी है। ये बताइए कि जब हम
कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अल्टीमेटली मेरा खर्चा कितना हो रहा है। कॉस्टिंग के हिसाब से यूलिप एक प्रोडक्ट कैसा है? थोड़ा महंगा है और म्यूचुअल फंड के मुकाबले में महंगा है। इसलिए पहले तो बहुत ही ज्यादा महंगा था, अब तो धीमे धीमे जो IRDA है, जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने काफी कुछ कंट्रोल किया है। ये इतना महंगा क्यों पड़ रहा है? और म्यूचुअल फंड और इनके दोनों के बीच में झगड़ा चलता था। एक बात और बता दूं आपको, खास बात, कि यूलिप खाली इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जाता, म्यूचुअल फंड भी यूलिप्स इश्यू करती है। ओके, दोनों एवेन्यूज हैं जहां से देखिए अल्टीमेटली दोनों चीजें ना, दोनों साथ ही, इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनियां इन्वेस्टमेंट वाला भी कर सकती है तो म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कर सकते? म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा बहुत इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इश्यू करते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत है, और ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपका पहले दिन से रिटर्न आना शुरू हो जाता है। अगर आपने बॉन्ड फंड में या लिक्विड फंड में लगाया, इक्विटी में मार्केट के साथ आना शुरू होता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें वक्त लगता है, और वो क्या होता है, फिर शुरू में वो थक जाते हैं। वक्त क्यों लगता है? जैसे हमने बताया कि शुरू में जो आप पैसा दे रहे हैं वो खर्चों में जाएगा, एजेंट के कमीशन में जाएगा, रिस्क प्रीमियम में जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस की आपके जो रिस्क है, उसके बाद बचा हुआ पैसा वो आपका उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जाएगा, फिक्स इनकम या इक्विटी जो भी आपने लिया, तो उसको रिटर्न आने में वक्त लगता है ऑब्वियसली। तो फिर क्या है, उन्हें लगेगा शुरू के साल 2 साल 3 साल में पैसा नहीं बना, उन्हें लगेगा अरे हमारा तो पैसा ही नहीं बन रहा है। इस पीरियड में तो म्यूचुअल फंड ने इतने रिटर्न दे दिए। तो उनको ये समझना पड़ेगा भाई कि आप दूसरे से कंपेयर मत करें, क्योंकि वहां पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल रहा है। जो खाली म्यूचुअल फंड आप खरीदेंगे तो इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड के साथ यूलिप खरीदेंगे तो वो इंश्योरेंस बेनिफिट है। तो एक तो आपका सारा खर्चा अपफ्रंट हो गया, तो इसलिए इसमें रिटर्न आने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है। तो वो सेंसिबिलिटीज आपको लेके चलनी होगी। देखिए आप रिस्क भी तो खत्म कर रहे हैं ना। सही बात। अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो रिटर्न आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, सिंपल। ठीक है, ओके। अब अनिल जी ये बताइए कि इसमें क्या मुझे कुछ अलग अलग विकल्प मिलते हैं, कुछ ऑप्शन हैं? ऑप्शन इसमें ये, चाहे तो आप म्यूचुअल फंड से खरीद लें, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लें, तो दोनों ही ऑप्शन है। पहली बात, इसमें एक ध्यान रखने की बात जो है वो जनरली आपको किससे खरीदना है, वो कि कहाँ खर्चा कम है। भाई अल्टीमेटली क्या है कि जब आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसमें लिखा हुआ आता है कि इतना पैसा फंड मैनेजमेंट फीस है, इतना रिस्क कवर में जाएगा, इतना बचा हुआ आप जहां बोल रहे हैं वहां लगाया जाएगा। ओके। तो आप ये देख लीजिए खर्चे कहाँ कम है, क्योंकि जनरली इंश्योरेंस कंपनी में खर्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन अब तो लगभग लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। लेकिन रेशियोज तो सेट होंगे ना? हाँ, रेशियो सेट रहेंगे। अच्छा। लेकिन आप ये देख लीजिए जहाँ खर्चा कम हो वो एक देख सकते हैं, लेकिन खर्चे के साथ साथ फिर आपको फंड मैनेजमेंट का अनुभव भी देखना है कि किसका फंड मैनेजमेंट का अनुभव, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है आम टैक्स पेयर के लिए, लेकिन एटलीस्ट खर्चा तो आप देख ही सकते हैं कहाँ खर्चे बहुत ज्यादा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल रखना पड़ेगा। अगर 5 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते, ये ध्यान में रखें। तो क्या उसमें कोई पेनल्टी है या कुछ ऐसा? तो जो टैक्स बेनिफिट आपने लिया है वो रिटर्न हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, तो आगे के साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा ब्याज के साथ। तो देन इट्स लाइक नल एंड वॉइड सिचुएशन। हाँ, मतलब हाँ भाई सिंपल है। अगर मैं अच्छा इसमें हाँ पहले तो ये बता दूं, समझिए मैंने इस साल 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट ले लिया यूलिप में इन्वेस्ट करके, ठीक है, और अगले साल रिवर्स कर दूं तो मैंने तो 30-35% बचा ली, ठीक है। अगर रिटर्न थोड़े कम ज्यादा भी आए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो वैसा तो करेंगे तो फिर सब लोग ऐसे एडवांटेज लेने लगेंगे। तो फिर अगले साल आपका जो आपने टैक्स बेनिफिट लिया उस पर टैक्स लगेगा और हो सकता है ब्याज भी लगेगा आपको, कि आपने 1 साल बाद टैक्स भरे, टैक्स लायबिलिटी आप डेफर कर रहे हैं, तो वो एक दूसरा हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और है जो ध्यान में रखें, जो हम अभी थोड़ी देर पहले इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि मैक्सिमम इसमें भी 10% तक का जो है सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो लिमिट यहाँ भी है, तो वो ध्यान रखेंगे। इंश्योरेंस पोर्शन जो है उसका 10% का आपको टैक्स बेनिफिट इसमें मिल जाता है, तो वो ध्यान रखना होगा। अनिल जी इसमें कुछ सालाना रिटर्न्स के बारे में आप बता सकते हैं कि वो कैसे मिलते हैं? हाँ, यूलिप में एन्युटी ऑप्शन भी है कि भाई अगर आप यूलिप का कुछ पोर्शन आप चाहते हैं कि एन्युटी की तरफ जाए तो उस पर भी आपको अलग से टैक्स बेनिफिट है एन्युटी के। ओके। क्योंकि एक तो क्या होता है आपको टैक्स बेनिफिट जो इंश्योरेंस पोर्शन है उसका मिल रहा है, लेकिन अगर आप एन्युटी में क्या होता है बेसिकली जब आपकी पॉलिसी खत्म हो रही है और पॉलिसी खत्म होने के बाद आप पूरा अमाउंट नहीं लेना चाहें या थोड़ा ही अमाउंट लें और बाकी का आप एन्युटी के तौर पर लें कि धीरे 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 मुझे पैसा मिलता रहे पेंशन की तरह। तो कई लोग यूलिप को पेंशन की तरह भी यूज करते हैं, तो वो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा जब आप पैसा दे रहे हैं
जब प्रीमियम दे रहे हैं तब। अच्छा, लेकिन जब वो एन्युटी मिल रही है आपको तब वो टैक्सेबल होगी, वो टैक्सेबल होगी तब, ये ध्यान में रखना जरूरी। तो इसमें इसीलिए हम थोड़ा आगे जब डिस्कस करेंगे कि कुछ पेंशन प्रोडक्ट्स और होते हैं वो ज्यादा आकर्षक है टैक्स के लिहाज से यूलिप के बजाय। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये ऑप्शन है आपके पास। चाहे तो आप सालाना इनकम लेने का ऑप्शन ले सकते हैं बाद में, और जाहिर सी बात है कि आप सालाना इनकम छोटी लेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी लोअर रेट की होगी, हाईएस्ट की नहीं होगी, तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास जरूर है। ओके, तो अब थोड़ा टैक्स स्ट्रक्चर भी समझा दीजिए अनिल जी, किस प्रकार से टैक्स स्ट्रक्चर में ज्यादा बदलाव नहीं है। जो हम अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात कर रहे थे भाई, कि जितना सम एश्योर आप कर रहे हैं उसका 10% हर साल मिलेगा। पुरानी पॉलिसी हो नई पॉलिसी हो, जब जब आप प्रीमियम भर रहे हैं उस पर मिलेगा। एक और बात यह कि 1.5 लाख की जो ओवरऑल लिमिट है एटीसी की, उसी में मिलेगा। एन्युटी के लिए अगर आप अलग से कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो वो उसका बेनिफिट मिलता है। समय से पहले आप पॉलिसी खत्म कर लेते हैं, और इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में 2 साल का टर्मिनेशन पीरियड है। अच्छा, लेकिन इसमें 5 साल का है। राइट। तो 5 साल यूलिप में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 5 साल तक रखना ही पड़ेगा। 5 साल के पहले आपने पैसा विड्रॉ किया तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, और एन्युटी में आप जो बाद में पैसा लेते हैं हर साल उस पर टैक्स लगेगा। तो ये 2 चीज टैक्स में ध्यान में रखनी जरूरी है कि यूलिप में आप पैसा लगा रहे हैं तो मिनिमम 5 साल का व्यू जरूर रखिए, उससे कम के व्यू में आपको पैसा नहीं लगाना है। सिंपल। तो ये सूटेबल किसके लिए अनिल जी फिर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स? एक्चुअली मुझे फ्रेंकली आप पूछे ना तो मैं कम पसंद करता हूँ यूलिप्स। इससे बढ़िया मैं क्या प्रीफर करूंगा कि इंश्योरेंस अलग लो। देखो, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को जनरली मिक्स नहीं करना चाहिए, जनरली, अनलेस कि आपको लगे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी इतनी तगड़ी है कि दोनों बेनिफिट आपको बहुत अच्छे दे सकती है, या कोई म्यूचुअल फंड इतना तगड़ा है कि दोनों बेनिफिट आपको बहुत अच्छे होते हैं। हर चीज की एक खासियत है। तो इंश्योरेंस कंपनी की खासियत क्या है? रिस्क मैनेज करना, अच्छे इंश्योरेंस प्रोडक्ट देना। तो आपको जितना इंश्योरेंस लेना हो इंश्योरेंस अलग से ले लो, टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है। जितना इन्वेस्टमेंट करना हो वो अलग से म्यूचुअल फंड में कर दो। राइट। तो आपको शुरुआत में रिटर्न नहीं बनना, अपफ्रंट खर्चे लग जाना, ये बेनिफिट आपके जो जाते हैं वो नहीं जाएंगे, और आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है। राइट। इधर ये इंश्योरेंस वाला जो मेरा पोर्शन है इसे मुझे देखना ही नहीं है, ये मेरा रिस्क कवर है, वो तो मैं अपना प्रीमियम दे रही हूँ, है ना, सिंपल। वहां दिमाग नहीं लगाना। मुझे परफॉर्मेंस किसकी देखनी, नहीं तो क्या होगा, यूलिप में कई बार समझ भी नहीं आता कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। क्योंकि रिटर्न अगर मुझे मिल रहा है तो मैं ये कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी कि इधर मेरा कितना पैसा जा रहा है। एग्जैक्टली, आम टैक्स पेयर के लिए बड़ा मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल है एक्चुअली। तो हमारे दर्शक कैसे समझेंगे? तो खाली टैक्स बेनिफिट के लिहाज से ठीक है, छोटा अमाउंट डाल दे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग के एंगल से यूलिप खरीदना समझदारी की बात नहीं है। इंश्योरेंस अलग रखे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अलग रखे, वो ज्यादा बढ़िया है। तो वो एक अनदर टिप, अगर आपको सामने से कोई एक यूलिप ऑफर कर रहा है तो ये सोच समझ के आप जाइएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, और अगर आप काफी इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक हैं तो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट से जुड़े ऑप्शंस पर नजर डालना बेहद जरूरी है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। कमाई भी हो और बेहतरीन टैक्स प्लानिंग भी, कैसे ये सब मुमकिन है? पहला कदम में अनिल जी के साथ ये सब मुमकिन है, जो आपको बता रहे हैं कि जब टैक्स प्लानिंग का मौका आता है तब आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सोच समझकर कूल माइंड से ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको चाहिए क्या और कैसे आपके लिए बेस्ट टैक्स प्लानिंग हो सकती है। अनिल जी, इससे पिछले ऑप्शन में हमने बात की कि जैसे एन्युटी को आप एक तरह से पेंशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर पेंशन प्रोडक्ट्स की बात करूं, क्या म्यूचुअल फंड्स पेंशन फंड्स जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जनरली पहले ये था कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ ही हमें निर्भर होना पड़ता था कि भाई अगर किसी को पेंशन के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट करना है कि जब तक काम कर रहे हैं तब तक आप निवेश करते रहें, जब रिटायर हो जाए तो आपको रेगुलर इनकम आती रहे। लेकिन अब म्यूचुअल फंड के पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स और लगभग सारे म्यूचुअल फंड के पास हैं जिन्हें पेंशन प्रोडक्ट कहा जाता है। अच्छा। तो आप उनके थ्रू भी आप निवेश कर सकते, तो ये न सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के साथ है बल्कि पेंशन प्रोडक्ट्स आपको म्यूचुअल फंड में भी मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रोडक्ट का नेचर, अंडरलाइंग नेचर क्या होता है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस फंड की तरह है, लेकिन बैलेंस फंड में थोड़ा फर्क है। इसमें कैसे फर्क क्या है? जनरली आप म्यूचुअल फंड के बैलेंस फंड में क्या होता है, इक्विटी पोर्शन ज्यादा है,
है ना, 60% से ज्यादा इक्विटी होता है तो उसको इक्विटी फंड माना जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है इक्विटी फंड वाले की, 1 साल से ज्यादा रखा जीरो हो गया। लेकिन इन पेंशन फंड्स को इक्विटी फंड नहीं माना जाता, हालांकि इनमें इक्विटी का पोर्शन होता है। और क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसमें डेट पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप इंश्योरेंस, आप पेंशन खरीद रही हैं तो पेंशन किस लिए लेना चाहती है? कि अधिक उम्र में आराम से रेगुलर इनकम आती स्टेबिलिटी है ना, तो वो आपको आराम इक्विटी में नहीं मिलता, वो फिक्स इनकम मिलता है। हाँ, इक्विटी में ऊपर नीचे होने का टेंशन ज्यादा रहता है। तो होता क्या है, इसका नेचर तो बैलेंस फंड का है, लेकिन इन्हें माना जाता है डेट फंड। अच्छा, डेट फंड माना जाता है। अब इसमें बैलेंस फंड की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जब डेट ज्यादा है। लेकिन चूंकि जनरली आप जब इंश्योरेंस, जब आप म्यूचुअल फंड में पेंशन के लिए आज से निवेश करते हैं, एक बात तो पक्की है, आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं पैसा, क्योंकि पेंशन तो आपको तुरंत नहीं चाहिए। राइट। अब जब आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, तो फिर तो म्यूचुअल फंड को थोड़ा तो इक्विटी में एक्सपोजर लेना ही चाहिए। ऑफ कोर्स, थोड़ा इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो रिटर्न ज्यादा बना पाएंगे। इसलिए इसमें थोड़ा पोर्शन इक्विटी का होता है, ज्यादा पोर्शन डेट का होता है बैलेंस फंड की तरह, लेकिन दूसरे बैलेंस फंड के मुकाबले में ये फर्क है बस। तो म्यूचुअल फंड की तरह इसे हम ट्रैक भी कर सकते हैं रेगुलरली? बिल्कुल सेम वे, हर रोज की एनएवी आएगी। आप हर रोज एनएवी देखिए, डिसाइड कर लीजिए भाई कि मेरी एनएवी कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है। एक बात और बताऊं, एक्चुअली म्यूचुअल फंड में 2 ऐसी स्कीम्स हैं जहां आपको सेक्शन 80C में बेनिफिट मिलता है। अच्छा। पिछले एपिसोड में हमने ELSS की बात की थी, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दूसरी स्कीम पेंशन फंड्स की है। तो आपकी ओवरऑल जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, ये 1.5 लाख की लिमिट में ये पेंशन फंड्स भी उसमें आ जाते हैं। तो आप जो पेंशन फंड में निवेश कर रहे हैं, वो आप इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, तो अनिल जी, सिंस ये एक अलग कैटेगरी हो जाती है, एक अलग प्रोडक्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड्स में, इसकी खासियत क्या है? देखिए, 2 चीजें इसमें, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग के हिसाब से या जो भी आप एज लेना चाहें, आपको 58 या 60 साल तक इसमें, इस उम्र तक आप पैसा लगा सकते हैं, इसके बाद नहीं लगा सकते। किसी केस में 58 साल होगा, किसी केस में 60 साल होगा। तो आपके पैसा लगाने, क्योंकि 60 साल के बाद मान लिया जाता है कि रिटायर्ड है आप, भले आप कमा रहे हो, लेकिन तो उसके बाद आप नया पैसा नहीं डाल सकते, पहली बात। दूसरी बात इसमें एक और है, वो है कि आपके लिए मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड है, ठीक उस तरह से जैसे ELSS में है। राइट। यहाँ भी आप 3 साल पहले पैसा किसी भी हालत में निकाल नहीं सकते। अच्छा। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि इसमें डिविडेंड ऑप्शन नहीं है। ये सबसे पहले, क्योंकि जनरली क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड ऑप्शन मिलेगा। अब आपका सवाल होना चाहिए कि डिविडेंड ऑप्शन क्यों नहीं है? राइट। हाँ, तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आप पेंशन फंड में पैसा क्यों लगाती है? इसलिए कि 58 या 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिले। राइट। ठीक है, तो अभी से आपको डिविडेंड बांटना शुरू कर दिया तो बाद में क्या मिलेगा? हाँ, कम बचेगा ना। एग्जैक्टली। हाँ। बचे ना बचे, कम बचे, तो इसलिए अल्टीमेटली इनका, अच्छा, आपको टैक्स बेनिफिट तो यही जा रहा है, तो फिर आपको जो है वो पैसा होल्ड रहेगा। ठीक है, और फिर वो तो री इन्वेस्ट होता है। हाँ, री इन्वेस्ट, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ तो री इन्वेस्ट होता रहेगा, लेकिन लास्ट में आपके लिए इसमें बीच में आपको पैसा चाहिए तो मिलेगा नहीं, सिंपल। ओके, तो वो कंप्लीट हो जाएगा ओनली देन कैन। अब ये बताइए अनिल जी कि बहुत सारे फंड्स होते तो बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत ही रिजिड होते हैं। इसमें पैसा डालने में और पैसा निकालने में मुझे किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी या ईज मिलता है, इफ इट ऑल मिलता है? हाँ, पेंशन फंड में सबसे बड़ा एक आराम जो है पैसा डालने के लिहाज से, वो ये है नेहा कि जरूरी नहीं कि आप हर साल पैसा डालें। अच्छा। हाँ, आपके पास जब है तब डालिए। एज लिमिट फिक्स है, 58 या 60 साल की उम्र तक आप डाल सकती हैं। राइट। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं हर साल डालें। अच्छा। किसी साल आपके पास नहीं है, हाँ, तो न डालें। तो डालने की आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, निकालने की भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आपकी एज पहुंच गई, हाँ, 60 साल की, और अब आप अपना पेंशन लेना शुरू कर सकती हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अच्छा। पूरा का पूरा निकालना है, निकाल लीजिए, लमसम एक साथ हाँ, ले लीजिए। हाँ। और आपके नहीं, मुझे नहीं निकालना है, मुझे एन्युटी बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हर साल मिले, वो ऑप्शन भी है। अच्छा। तो ये एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पेंशन फंड्स में है, दोनों ही तरह का एडवांटेज मिल जाता है। ओके। अनिल जी, वैसे तो आपने थोड़ा सा इसके टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, लेकिन जरा डिटेल में बताइए कि टैक्स बेनिफिट इसमें किस प्रकार के हैं? देखिए, इसमें टैक्स बेनिफिट थोड़े से अलग हैं। अलग कैसे हैं? जो कॉमन चीजें पहले बता दूं। हाँ। कॉमन चीज तो ये है कि भाई डिविडेंड का जैसे हमने कहा, इसमें मिलता नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी आपने डिविडेंड ऑप्शन लिया है, हाँ,
तो वो री इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। राइट। तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग के आएगा आपको। जो फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है उनको तो टैक्स देना ही होता है, वो टैक्स दे देंगे। तो आपके पास जो डिविडेंड आ रहा है वो टैक्स फ्री, लेकिन आपकी कमाई में से कट के आ रहा है, ये ध्यान रखें। पहली चीज तो ये, इसलिए हम जनरली ये कहते हैं कि पेंशन फंड में डिविडेंड ऑप्शन नहीं लें तो बेहतर है। अच्छा, क्यों ऐसा कहते हैं? अगर यही पेंशन फंड को इक्विटी का दर्जा होता तब तो क्या होता कि आप, जाहिर सी बात है, एक साल के बाद तो हाँ जीरो होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है टैक्स को लेकर, कि आपको सेक्शन 80C में बेनिफिट तो मिल रहा है 1.5 लाख तक की लिमिट में, लेकिन जब आप इसका विड्रॉल करते हैं तब टैक्स लगता है। तो यही अगर आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, और जाहिर सी बात है आप पेंशन फंड की तरह कोई इक्विटी फंड लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, तो एक साल के बाद तो टैक्स फ्री हो गया, जीरो टैक्स है, खाली इक्विटी हुआ। तो डेट में क्या है टैक्स स्ट्रक्चर? डेट का टैक्स स्ट्रक्चर है कि आप 3 साल तक रखेंगे तो लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी के मुकाबले में ये फर्क है जी। तो यहाँ 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होगा। अब 3 साल के बाद जब लॉन्ग टर्म होता है तो आपके पास 2 बेनिफिट है, किस तरह से आप टैक्स का एडवांटेज लें। तो अगर आपके हाईएस्ट स्लैब में इनकम है तो आपको हाईएस्ट वाला नहीं लगेगा। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो डेट फंड पर लगता है, डेट प्रोडक्ट पर लगता है, वो लगता है 20% का। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो 20% की रेट दे दीजिए, और बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के आपको टैक्स बनना है तो 10% दे दीजिए, सिंपल। तो लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बावजूद जीरो नहीं है, तो यहाँ टैक्स तो लगेगा। जब आपका 2 तरीके से देखिए, फिर से एक बार दोहरा दूं, जब आप पैसा डाल रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं सेक्शन 80C में। जब आप पैसा निकाल रहे हैं, मैच्योर हो रहा है, तो आपको टैक्स लगता है डेट फंड वाला। और वो पैसा 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो टैक्स लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा जब पैसा मैच्योर हो रहा है 60 साल की उम्र में। अनिल जी बताइए, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और वैसे आप अगर थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और चूंकि म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, तो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में एक चीज है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, वो खर्चे ज्यादा नहीं लेते आपसे, ठीक है ना, तो वो बेनिफिट तो मिल जाता है। तो जो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं कि बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमें समझ में भी कम आता, दिमाग भी कम लगाना चाहते हैं, तो वो लेके रख ले, ठीक है। लेकिन थोड़े भी जो पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स हैं आज के जमाने के हिसाब से, तो मैं फिर कहूंगा कि अलग तरह के प्रोडक्ट खरीदिए। इंश्योरेंस अलग कर दीजिए, म्यूचुअल फंड अलग कर दीजिए, ठीक उसी तरह से अब ये आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, पेंशन के लिए, तो इक्विटी फंड अलग कर लीजिए, डेट फंड अलग कर लीजिए। मुझे आपकी बातों से अनिल जी ऐसा लग रहा है ना कि वैसे तो ईज के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां या म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे खिचड़ी बना के बहुत सारी चीजें ले आती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और लगता है कि मेरा काम सॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअली वो शायद कॉम्प्लिकेट करते और आपके पर्पस को इतना इजीली सर्व नहीं करते। उसका रीजन है नेहा, क्या है कि हर आदमी की ये काबिलियत नहीं है, उसके पास उतना समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, पॉसिबली अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। हाँ, समझ नहीं सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है कि आपने पेंशन प्रोडक्ट ले लिया, आपको मालूम है 60 साल बाद मैं निश्चिंत हूं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा समय दे सकते हैं, मैं क्या कहूंगा उनको कि भाई आप 50% सपोज आपने पेंशन के हिसाब लिया, 50% आप डाल दीजिए इक्विटी में, या अगर किसी पेंशन प्रोडक्ट को आपको चेंज करना है तो 40% समझिए आपने इक्विटी में डाल दिया। अब वो 40% तो आपका टैक्स फ्री हो गया, क्योंकि 1 साल के बाद बचा 60%। तो अब जब ये मैच्योर होगा तो 60% पे आपका टैक्स लगा ना। अभी क्या हो रहा है, आपको पूरा 100% पे मैच्योरिटी पे टैक्स लग जाता है। हालांकि एक चीज है कि पेंशन प्रोडक्ट्स में जनरली म्यूचुअल फंड वाले चार्जेस कम लेते हैं, थोड़ा सा वो फर्क जरूर है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली लंबे समय में आपको कमाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है खर्चे के बजाय। तो अगर आप थोड़े ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कंजर्वेटिव नहीं समझ में आता तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत कर सकते हैं हल्की सी, तो फिर अलग अलग प्रोडक्ट लेके चले। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप सिर्फ सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स के लिए। लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। निवेश के साथ साथ टैक्स प्लानिंग कैसे हो ये तो हमने समझा, लेकिन आपके खर्चों पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अनिल जी, खर्चों में सबसे ऊपर आता है ट्यूशन फीस। काफी भारी भरकम अमाउंट होती है और सरकार इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देती है। इसमें बताइए कैसे हमें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? जनरली सेक्शन 80C में लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करते हैं, खर्चों पर नहीं करते। लेकिन कुछ खर्चे हैं जिनपे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, और ट्यूशन फीस ऐसा खर्चा है जो लगभग हर आदमी करता है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप उनके लिए फीस दे रहे हैं, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। लिमिट वही है, सेक्शन 80C में मिल रहा है तो 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अंदर आपको लेना है। इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली बात जो नेहा वो ये कि पहला, ये ट्यूशन फीस होनी चाहिए, डोनेशंस नहीं, क्योंकि अक्सर कॉलेजेस में डोनेशन, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है डोनेशन का, तो डोनेशन नहीं चलेगा, फीस होनी चाहिए पहली बात। तो फीस के तौर पर होनी चाहिए, और जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है पता ही होता है कि वो रिकॉग्नाइज है, तो उनको आप दे सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात ये कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिल सकती है। ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि 2 से ज्यादा बच्चे तो आप क्लेम नहीं कर सकते, 2 बच्चों तक के लिए क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, जनरली इसे क्लेम करने का सही तरीका क्या है कि आप एक साथ ना भरें ट्यूशन फीस। साल में होता है ना, आपको 2 बार या 4 बार भरने का ऑप्शन होता है, या मंथली का भी होता है, तो वो ले ले। तो साल के दौरान आपने जब भी भरी है उस पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीजें कुछ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक्चुअली। ऑलराइट, चलिए ये तो हमने समझ लिया कि ट्यूशन फीस हम कैसे ले सकते हैं। एक होता है हाउसिंग लोन, इसकी जब हम रिपेमेंट करते हैं तो ये तो सब लोगों को पता है कि चलो इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसके फीचर्स क्या है? क्योंकि काफी लोगों को बहुत भ्रम भी होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है लोगों को। देखिए, आपने हाउसिंग लोन लिया घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए, इसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। जब आप लोन का रिपेमेंट करते हैं हर साल, तो लोन के रिपेमेंट में क्या 2 चीजें हैं। जो पैसा आपका जा रहा है उसमें 2 कंपोनेंट है। एक तो आपने जो लोन लिया उसका पैसा चुका रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा ब्याज, एग्जैक्टली इंटरेस्ट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जाता है, यही लोगों को पता नहीं होता है। काफी लोग सोचते हैं कि सिर्फ ब्याज पे ही आपको, दोनों पे मिलता है। तो जो सेक्शन 80C की बात हम कर रहे हैं, यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट का। ओके। अब आप जहां कहीं से भी आपने लोन लिया हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा। उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या कोई बैंक से आपने लोन लिया हो, वो बैंक क्या करेगा, आपको साल के अंत में एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट में वो बाइफरकेट कर देगा, अलग अलग बता देगा कि जो आपने साल भर में इतना पैसा हमें दिया है अपने लोन के सामने, उसमें से इतना अमाउंट तो आपका गया है प्रिंसिपल रिपेमेंट में और इतना अमाउंट गया है इंटरेस्ट के पेमेंट में। तो जो आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट जा रहा है वो आप सेक्शन 80C में क्लेम कर लीजिए। तो सेक्शन 80C में ये भी आ गया। तो ये एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है वहां पर। चलिए, तो जो मैं EMI पे कर रही हूँ उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन क्या इसमें भी कोई इफ्स एंड बट्स है? क्योंकि मान लीजिए घर खरीद रहे हैं या मान लीजिए मैं घर नहीं खरीद रही हूँ, उसकी जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, क्या मुझे दोनों में मिलेगा? नहीं, ये घर के लिए, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये सिर्फ घर के लिए हाउसिंग रिपेमेंट। ये ध्यान में रखना जरूरी कि सिर्फ और सिर्फ घर के लिए। अच्छा अनिल जी, आपने ये तो क्लियर किया कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए होता है, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी हो या मल्टीपल प्रॉपर्टीज है उस पर मुझे मिलेगा? आप कितनी भी प्रॉपर्टी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीपल प्रॉपर्टी पे भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिट आपकी फिक्स है, आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकती, है ना। तो दूसरा ये कि आप जो भी खरीद रही हैं प्रॉपर्टी, चाहे आप बना रही हैं, मकान बनाने पर भी मिलता है, घर बनाए हाँ, उस पर भी मिलेगा, मकान बनाए या चाहे बनाए खरीद लें, अपार्टमेंट्स ले, हाँ, दोनों पर मिलेगा। खाली प्लॉट पर नहीं मिलेगा। अगर आपने खाली प्लॉट खरीद के रखा, भाई अल्टीमेटली सरकार का इरादा क्या है कि आप हाउसिंग एक्टिविटी करें, कंस्ट्रक्शन करें, चाहे तो आप बनाए चाहे कोई और बिल्डर बनाकर आपको दे। तो इसलिए आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब कंस्ट्रक्शन हो गया हो या हो रहा हो। अच्छा। और आपको एक से ज्यादा मकान भी हैं, एक से ज्यादा फ्लैट हैं, तब भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बात इतनी है कि इसका पर्पस रेसिडेंशियल होना चाहिए। आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगा। के लिए हाँ, अब आप चाहें तो इसे किराए पे दे सकते हैं,
भाई अल्टीमेटली आपके पास एक से ज्यादा मकान, आप तो एक में ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर दूसरा खाली भी पड़ा है या अगर आपने किसी को किराए पे भी दिया है तब भी उस पर आपको ये बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, अब जो नियम बदल रहे हैं उसमें ये कि अगर आपके पास दूसरा मकान है और उस पर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, इंटरेस्ट को लेकर बेनिफिट सालाना 2 लाख से ज्यादा का नहीं, जो इस बजट में बदलाव हुआ है वो इंटरेस्ट वाला है, वो अलग सेक्शन में आता है। लेकिन सेक्शन 80C की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको एक से ज्यादा भी मकान है तो आपका ये बेनिफिट मिलेगा। ओके, स्टैम्प ड्यूटी जो हम पे करते हैं, क्या उस पे भी कोई रिबेट मिलता है? बिल्कुल, अगर आपने कोई घर खरीदा है और उसका आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट आप पूरा सेक्शन 80C में ले सकते हैं। जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी आपने पे की है वो आपको सेक्शन 80C में वो बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिकली वो भी एक तरह से वही हुआ कि घर खरीदने के लिए आपका खर्चा है, तो इरादा सरकार का सिंपल है कि आप घर खरीदने के लिए खर्चा करें ताकि इकोनॉमी थोड़ी आगे बढ़े। ऑलराइट, चलिए अनिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस किस तरह से वो निवेश के जरिए टैक्स प्लानिंग अपनी कर सकते हैं और जो उनके पास खर्चे होते हैं, कौन कौन से खर्चे हैं जिसपे वो टैक्स का बेनिफिट जुटा सकते हैं। तो पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि पहला कदम के पिछले सीजन के जितने भी सारे एपिसोड्स हैं वो अब YouTube पर मौजूद हैं, तो अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है आप वहां पर कैचअप कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.